जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस एडिटोरियल करंट अफेयर सीरीज़ में और हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी फॉर यू चैनल पे। तो इस बुक का हम सभी को काफ़ी देर से इंतजार था। यह 6 महीना का अर्धवार्षिक है। 2023 का या जून 2023 से लेके जनवरी 2023 से लेके जून 2023 तक का पूरा संस्करण है। इस वीडियो में जितने 4 चैप्टर दिए हुए उन सभी चैप्टर को हम पूरा यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं हमारे डिस्कशन में। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और पूरा का पूरा सीरीज़ आराम से आनंद उठाइए। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जिनके एग्जाम में करंट अफेयर की अहम भूमिका रहने वाली है, जैसे बीपीएससी जो इस बार भरने वाला है उनके लिए, बिहार टीचर, बिहार दरोगा या फिर बिहार कांस्टेबल या जेएसएससी या और भी कई अन्य ऐसे अनगिनत एग्जाम है जहाँ करंट अफेयर की अहम भूमिका रहने वाली है। और यह बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर है, तो उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वे सभी लोग इससे लाभान्वित हो सके और सभी की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और हमारा आज का वीडियो यह पहला टॉपिक से शुरू होगा और यह हमारा पहला लेक्चर होगा। तो आप लोग बस कंटिन्यू रहिए हमारे साथ और यह पूरा बुक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे भी जैसे लिखा हुआ है बीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, बिहार शिक्षक, दरोगा, बीएसएससी, एसएससी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी। तो इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुँचाए जो इन सभी एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन से, जिसमें है फटाफट 100.com। यह पार्ट 8 है, पहला चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय से। मगर शुरू करने से पहले फिर से मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो यह केरल है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो केरल। भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला कौन बना? तो यह है वायनाड, केरल। भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला कौन बना? तो वायनाड, केरल। सुशासन विनियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र। सुशासन विनियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह केरल। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण लोकलाइजेशन को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो भोपाल। संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण लोकलाइजेशन को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बना भोपाल। भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित की है, तो यह केरल। भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित की, तो यह है केरल। भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन बना? तो यह है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी। भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन बना? तो यह लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी। भारत का पहला राज्य जिसमें राइट टू वॉक लागू किया, तो यह है पंजाब। भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक लागू किया, तो यह है पंजाब। भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा की शुरुआत की, तो यह है केरल। भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा को शुरू किया, तो यह है केरल। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह है जोगीघोपा, असम में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह है जोगीघोपा, असम में। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में किया गया? तो यह है कोलकाता में। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में किया गया? तो यह है कोलकाता। भारत की पहली अंडरसी द्वीप टनल का निर्माण किया जा रहा है, तो मुंबई में। भारत की पहली अंडर सी टनल द्वीप का निर्माण किया जा रहा है मुंबई में। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल की शिखर पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन बना? तो यह है अर्जुन वाजपेयी। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल की शिखर पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन बना? तो यह है अर्जुन वाजपेयी। भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई? तो यह कोचीन। भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई? तो यह कोचीन में। भारत का पहला पशु जन नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो यह है लखनऊ। भारत का पहला पशु जन नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो यह है लखनऊ। चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया? तो यह है कर्नाटक। चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया? तो यह है कर्नाटक। भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का डीएनए डेटाबेस बनवाया, तो यह है हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों को डीएनए डेटाबेस बनवाया, तो यह है हिमाचल प्रदेश। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोला? तो यह है मुंबई। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोला? तो मुंबई में। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह है बेंगलुरु। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? तो बेंगलुरु में। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह है तेलंगाना।
विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो तेलंगाना में। भारत का पहला नियो मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो देहरादून। भारत के पहले नियो मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो देहरादून में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75/25 पहल किस रोग से संबंधित है? तो यह उच्च रक्तचाप और मधुमेह से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75/25 पहल किस रोग से संबंधित है? तो यह उच्च रक्तचाप और मधुमेह से है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह है रणवीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह रणवीत कौर। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह है उत्तर प्रदेश। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह है उत्तर प्रदेश। कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह है तेलंगाना। कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह है तेलंगाना। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह है हरियाणा। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह है हरियाणा। एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए चैट जीटीपी तकनीक का उपयोग किस हाईकोर्ट में किया गया? तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए चैट जीपीटी तकनीक का उपयोग किस हाईकोर्ट में किया गया? तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? तो यह है कृष्ण प्रकाश। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? तो यह है कृष्ण प्रकाश। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बन गया? तो यह है पटना नगर निगम। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बन गया? तो यह है पटना नगर निगम। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बन गया? तो यह है कोचिन मेट्रो। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बन गया? तो यह है कोचिन मेट्रो। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो यह है उत्तराखंड। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। भारत की पहली व्यापार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की जा रही है? तो यह है जयपुर। भारत की पहली व्यापार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की जा रही है? तो जयपुर। किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है? तो यह है कोलकाता। किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है? तो यह है कोलकाता। NABH से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन बना? तो यह है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर। NABH से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन बना? तो यह है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला तमिलनाडु की प्रथम महिला कौन बनी? तो यह है मुथमिस सेल्वी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की प्रथम महिला कौन बनी है? तो यह है मुथमिस सेल्वी। भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया? तो यह है IIT कानपुर ने। भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया? तो यह है IIT कानपुर ने। ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन बन गया? तो यह है पिपावा पोर्ट गुजरात। ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन बन गया? तो पिपावाव पोर्ट गुजरात। एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहाँ शुरू की गई? तो यह थाने महाराष्ट्र। एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहाँ शुरू की गई? तो थाने महाराष्ट्र। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया? तो यह झारखंड। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया? तो यह झारखंड। इंटरनेट पर इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है? तो यह है गोवा। इंटरनेट पर इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है? तो यह है गोवा। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह मेघालय में। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह मेघालय में। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो यह है बिहार। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत की किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो यह है बिहार। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2018 से 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयात देश बना? तो यह है भारत। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2018 से 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना? तो यह है भारत। भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कौन बना? तो यह है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला। भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कौन बना? तो यह है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला। भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो यह है उत्तराखंड। भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो यह है उत्तराखंड। अगला अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़।
IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह है लाहौर। IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह है लाहौर। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी? तो यह है रेयाना बरनावी। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी? तो यह है रेयाना बरनावी। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो यह सुल्तान अल न्यादी। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो यह सुल्तान अल न्यादी। अपने नए बनने वाले इमारतों में जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना? तो यह है न्यूयॉर्क। अपने नए बनने वाले इमारतों में जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो यह है न्यूयॉर्क। हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोली को मंजूरी दी गई? तो यह है जापान। हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोली को मंजूरी दी गई? तो यह है जापान। IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो यह है तंजानिया। IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो यह है तंजानिया। किस देश में निवेशक और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की गई? तो यह है बहरीन। किस देश में निवेशक और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की गई? तो यह है बहरीन। विश्व का पहला हाइड्रोजन संचालित माई हाइड्रा किस देश में चलाया गया? तो यह है नॉर्वे। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी माई हाइड्रा किस देश में चलाया गया? तो यह है नॉर्वे। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला पहला देश कौन बना? तो यह है घाना। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला पहला देश कौन बना? तो यह है घाना। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या रखा गया? तो यह है सारा। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? तो सारा। माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार 27 बार चढ़ाई करने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया? तो यह है कामी रीता शेरपा। माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार 27 बार चढ़ाई करने वाले रिकॉर्ड किसने बनाया? तो कामी रीता शेरपा। अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो यह है आयरलैंड। अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो यह है आयरलैंड। किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया? तो यह नेपाल। किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया? तो यह नेपाल। फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया, इसके साथ नाटो में सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी हो गई? तो यह 31। फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया, इससे साथ संगठन नाटो में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? तो यह 31। दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया? तो तिब्बत। दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया? तो तिब्बत को। दुनिया के सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया? तो न्यूयॉर्क सिटी को। दुनिया के सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया? तो न्यूयॉर्क सिटी को। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एक्सप्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया? तो यह श्रीलंका। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एक्सप्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया? तो श्रीलंका के लिए। किस देश ने पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास पुनः खोला? तो यह ईरान। किस देश ने पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास खोला? तो यह ईरान। भारत, फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ओमान की खाड़ी में। भारत, फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ओमान की खाड़ी में। किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया? तो यह चीन। किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया? तो यह चीन। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में विश्व का सबसे अधिक यूनिकॉर्न है? तो यह अमेरिका। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के अनुसार किस देश में विश्व का सबसे अधिक यूनिकॉर्न है? तो यह अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन गया? तो यह भारत। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन गया? तो यह भारत। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया? तो यह अमेरिका। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया? तो यह अमेरिका। विश्व के किस देश में महिला पायलटों की प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यह भारत। विश्व में किस देश में महिला पायलटों की प्रतिशत सबसे अधिक है? तो भारत। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर
इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इलेक्ट्रिक लिक्विड 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। अगला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसे देखते हैं। 71 नंबर, भारत की पहली मोबाइल BSL 3 प्रयोगशाला कहाँ का क्या नाम है? तो यह है रामबन। भारत की पहली मोबाइल BSL 3 प्रयोगशाला का क्या नाम है? तो रामबन। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई? तो हैदराबाद में। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई? तो हैदराबाद में। किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की? तो यह फिनलैंड। किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की? तो फिनलैंड। इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो यह स्टार्ट कार्यक्रम। इसरो ने स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित प्राथमिक प्रशिक्षण देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो यह स्टार्ट कार्यक्रम। भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी के किस छठी तथा अंतिम पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण किया? तो यह वागसीर। भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी की किस छठी तथा अंतिम पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण किया है? तो यह बागसीर। केनिया का अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह क्या नाम है? तो यह ताइफा 1। केनिया का अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह क्या नाम है? तो यह ताइफा 1। दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को किसने लॉन्च किया? तो यह SpaceX कंपनी। दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को किसने लॉन्च किया? तो यह SpaceX कंपनी। किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया है जिसमें जीनिया फूल के पौधे की खेती की गई? तो यह नासा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया है जिसमें जीनिया फूल के पौधों की खेती की है? तो यह नासा। बिपरजॉय तूफान ने भारत के किस राज्य के तट को सबसे पहले टकराया? तो यह गुजरात। बिपरजॉय तूफान ने भारत के किस राज्य के तट से सबसे पहले टकराया? तो यह गुजरात। अगला खेलकूद, विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 किस देश में आयोजित हुई? तो यह दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 किस देश में आयोजित हुई? तो यह दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। गोल्डन ग्लोबल रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बना? तो यह अभिलाष टॉमी। गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बना? तो यह अभिलाष टॉमी। पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 मैच की अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो यह है किम कॉटन। पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 मैच की अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो यह है किम कॉटन। IPL के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो यह है विराट कोहली। IPL के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो यह है विराट कोहली। IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो यह है युजवेंद्र चहल। IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो यह है युजवेंद्र चहल। IPL के इतिहास में सबसे कम गेंद 13 गेंद में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो यह है यशस्वी जायसवाल। IPL के इतिहास में सबसे कम गेंद 13 गेंदों में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो यह है यशस्वी जायसवाल। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो यह है बाबर आजम। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बाबर आजम। सभी ICC खिलाड़ी खिताब जीतने वाले विश्व की पहली टीम कौन बनी? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। सभी ICC खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी कौन बना? तो यह है नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी कौन बना? तो नीरज चोपड़ा। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम के नए किट स्पॉन्सर किसे चुना? तो यह है एडिडास। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम के नए किट स्पॉन्सर किसे चुना है? तो यह है एडिडास। अगला पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भारत का पहला सौर शहर कौन बना? तो यह है सांची। भारत का पहला सौर शहर कौन बना? तो यह है सांची। किस राज्य ने पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना की है? तो यह है उड़ीसा। किस राज्य की पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना की गई है? तो यह है उड़ीसा। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह है केरल। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव किस राज्य में शुरू हुआ? तो यह है केरल में। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव किस राज्य में शुरू हुआ? तो केरल में।
विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है? तो यह भिवंडी, महाराष्ट्र। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है? तो यह भिवंडी, महाराष्ट्र में। एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाया गया है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी। एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी में बनाया गया है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में है? तो यह पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह पश्चिम बंगाल। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है? तो पश्चिम बंगाल। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह तमिलनाडु। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह तमिलनाडु। अगला दूसरा नंबर चैप्टर, केंद्रीय बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का पूर्ण रूप। तो आइए देख लेते हैं इसे। लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ का फुल फॉर्म लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, UIDF। इसका फुल फॉर्म है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, UIDF, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। गोवर्धन, इसका फुल फॉर्म है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। गोवर्धन का फुल फॉर्म है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। अगला PM प्रणाम, यह इसका फुल फॉर्म है PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमलग्रेशन ऑफ मदर अर्थ। PM प्रणाम, इसका हो जाएगा फुल फॉर्म PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमलगमेशन ऑफ मदर अर्थ। अगला PM विकास, इसका फुल फॉर्म है PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान। PM विकास का PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान। अगला मिस्त्री, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलेन हैबिटेट एंड टेंजेबल इनकम। मिस्टी, इसका है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलेन हैबिटेट एंड टेंजेबल इनकम। अगला पेसेस, इसका है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। पेसेस प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। अगला भारत शेयर डिपॉजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। भारत शेयर डिपॉजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। अगला है LGD, इसका लैब ग्रोथ डायमंड, LGD लैब ग्रोथ डायमंड्स। अगला है जैम, जनधन आधार मोबाइल, जैम जनधन आधार और मोबाइल। अगला चैप्टर है 2023 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। तो कौन कौन से राष्ट्रीय महोत्सव 2023 में आयोजित किए गए देख लेते हैं हम लोग एक बार। यहाँ पर महोत्सव त्यौहार दिया हुआ, महीना दिया हुआ, स्थल दिया हुआ है। राज्य कृषि महोत्सव जून 2023 ओडिशा, राज्य कृषि महोत्सव जून 2023 ओडिशा। पहला जनजातीय खेल महोत्सव जून 2023 भुवनेश्वर, पहला जनजातीय खेल महोत्सव जून 2023 भुवनेश्वर। लैवेंडर महोत्सव जून 2023 जम्मू कश्मीर, लैवेंडर महोत्सव जून 2023 जम्मू कश्मीर। बिहान मेला कोद जनजाति द्वारा मई 2023 ओडिशा, बिहान मेला कोद जनजाति द्वारा मई 2023 ओडिशा। मोनलम चिन्नम्मो फेस्टिवल मई 2023 लद्दाख, मोनलम चिन्नम्मो फेस्टिवल मई 2023 लद्दाख। माता खीर भवानी मेला मई 2023 जम्मू कश्मीर, माता खीर भवानी मेला मई 2023 जम्मू कश्मीर। थावे महोत्सव अप्रैल 2023 गोपालगंज बिहार, थावे महोत्सव अप्रैल 2023 गोपालगंज बिहार। गज उत्सव अप्रैल 2023 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, गज उत्सव अप्रैल 2023 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। मथुआ धर्म महामेला मार्च 2023 पश्चिम बंगाल, मथुआ धर्म महामेला मार्च 2023 पश्चिम बंगाल। सियांग उनिंग महोत्सव मार्च 2023 अरुणाचल प्रदेश, सियांग उनिंग महोत्सव मार्च 2023 अरुणाचल प्रदेश। भूमचू महोत्सव मार्च 2023 सिक्किम, भूमचू महोत्सव मार्च 2023 सिक्किम। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव मार्च 2023 नई दिल्ली, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव मार्च 2023 नई दिल्ली। काला घोड़ा कला महोत्सव फरवरी 2023 मुंबई, काला घोड़ा कला महोत्सव फरवरी 2023 मुंबई। आदि महोत्सव फरवरी 2023 नई दिल्ली, आदि महोत्सव फरवरी 2023 नई दिल्ली। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव फरवरी 2023 मुंबई 1 से 19 फरवरी, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव फरवरी 2023 मुंबई में हुआ 1 से 19 फरवरी के बीच। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 14वां फरवरी 2023 में हुआ बीकानेर राजस्थान में 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 14वां फरवरी 2023 में हुआ बीकानेर राजस्थान में 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक। खजुराहो नृत्य महोत्सव फरवरी 2023 मध्य प्रदेश, खजुराहो नृत्य महोत्सव फरवरी 2023 मध्य प्रदेश। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव फरवरी 2023 महाराष्ट्र, एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव फरवरी 2023 महाराष्ट्र। ऑरेंज फेस्टिवल जनवरी 2023 कोहिमा नागालैंड, ऑरेंज फेस्टिवल जनवरी 2023 कोहिमा नागालैंड।
तिरंगा उत्सव जनवरी 2023 अरुणाचल प्रदेश। तिरंगा उत्सव जनवरी 2023 अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जनवरी 2023 अहमदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जनवरी 2023 अहमदाबाद। गंगा सागर मेला जनवरी 2023 पश्चिम बंगाल। गंगा सागर मेला जनवरी 2023 पश्चिम बंगाल। मेला माधी जनवरी 2023 पंजाब। मेला माघी जनवरी 2023 पंजाब। विज्ञान साहित्य महोत्सव जनवरी 2023 भोपाल। विज्ञान साहित्य महोत्सव जनवरी 2023 भोपाल। अवतार महोत्सव जनवरी 2023 राजस्थान। अवतार महोत्सव जनवरी 2023 राजस्थान। परशुराम कुंड महोत्सव जनवरी 2023 अरुणाचल प्रदेश। परशुराम कुंड महोत्सव जनवरी 2023 अरुणाचल प्रदेश। चौथा चैप्टर वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाले विभिन्न देशों के सर्वोच्च राजकीय सम्मान। तो पहला मिस्र से मिला ऑर्डर ऑफ द नाइजर जून 2023 में। मिस्र से ऑर्डर ऑफ द नाइजर जून 2023 में। फिर पपुआ न्यू गिनी कंपेनियन ऑफ द अर्थ ऑफ लोगोहू मई 2023 में। पपुआ न्यू गिनी से मिला कंपेनियन ऑफ द अर्थ ऑफ लोगोहू मई 2023 में। फिजी से मिला कंपेनियन ऑफ द अर्थ ऑफ फिजी मई 2023 में। फिजी से मिला कंपेनियन ऑफ द अर्थ ऑफ फिजी मई 2023 में। अगला पपुआ गणराज्य, इससे मिला एवाकल अवार्ड फॉर द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ मई 2023 में। पपुआ गणराज्य से मिला एवाकल अवार्ड वाई द पीपुल ऑफ पलाऊ मई 2023 में मिला। नोट में लिखा पिछले 9 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री को विश्व के विभिन्न 13 देशों द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया जा चुका है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के विभिन्न 13 देशों द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया जा चुका है। अगला केंद्रीय बजट 2023-24। तो बजट को यहाँ पर देखिए, एक नज़र में आई देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया। यह अमृतकाल में पहला बजट है। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया। यह अमृतकाल में पहला बजट है। अमृतकाल के विजन सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडे में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे पहला है नागरिक विशेषीकरण, युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। और तीसरा है बृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। फिर से अमृतकाल के विजन सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडे में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला है नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपने आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। और तीसरा है बृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। अगला अमृतकाल भारत @100 तक की हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरणकारी हो सकते हैं। अमृतकाल भारत @100 तक की हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरणकारी हो सकते हैं। पहला, महिला की आर्थिक सशक्तिकरण। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना। पहला, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना। दूसरा, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। पीएम विकास पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना। फिर से दूसरा, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। पीएम विकास इसका शॉर्ट फॉर्म है। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना। अगला, पर्यटन के अपार संभावनाओं का उपयोग करना। पर्यटन के अपार संभावनाओं का उपयोग करना। चौथा, हरित विकास, जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करना। हरित विकास, जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करना। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने को अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत का आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला, कुल 45.03 लाख करोड़ मतलब 45,03,097 करोड़ की बजट है। कुल बजट कितनी है? तो 45,03,097 करोड़ रुपए की बजट है। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान 45,03,097 करोड़ रुपए, जिसमें राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसिप्ट होगा 26,32,281 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां हो कैपिटल रिसिप्ट होगी 18,00,000
70,816 करोड़। फिर से कुल प्राप्तियां होने का अनुमान है 45,03,097 करोड़ रुपए, जिसमें राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसिप्ट होगी 26,32,281 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां होगी कैपिटल रिसिप्ट 18,70,816 करोड़। कुल खर्च होने का अनुमान 45,03,097 करोड़, जिसमें राजस्व खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा 35,02,136 करोड़ और पूंजीगत खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा 10,96,961 करोड़। कुल खर्च होने का अनुमान है 45,03,097 करोड़ रुपए, जिसमें राजस्व खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा 35,02,136 करोड़ और पूंजीगत खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा 10,09,61 करोड़ रुपए। अगला विभिन्न घाटा 2023-24 में बजट अनुमान। तो कौन सा घाटा का कितना अनुमान होगा देख लेते हैं। तो राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट जीडीपी का 5.9% कुल होगा 17,86,816 करोड़। राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट जीडीपी का 5.9% कुल होगा 17,86,816 करोड़ रुपए। राजस्व घाटा रेवेन्यू डिफिसिट जीडीपी का 2.9% होगा, जिसमें कुल होगा घाटा 8,69,855 करोड़। राजस्व घाटा रेवेन्यू डिफिसिट जीडीपी का 2.9% कुल होगा 8,69,855 करोड़ रुपए। प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट जीडीपी का 1.7% और कुल टोटल होगा 4,99,867 करोड़ रुपए। प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट जीडीपी का 1.7% और कुल टोटल होगा 4,99,867 करोड़ रुपए। अगला प्राथमिक घाटा प्राइमरी डिफिसिट जीडीपी का 2.3% और कुल होगा 7,06,845 करोड़ रुपए। प्राथमिक घाटा प्राइमरी डिफिसिट जीडीपी का 2.3% कुल होगा 7,06,845 करोड़ रुपए। अगला यहाँ पे नोट में देख लेते हैं। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। राज्यों को जीडीपी के 3.5% को राजकोषीय घाटा के अनुमानित होगा, जिससे 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। राज्यों को जीडीपी का 3.5% के राजकोषीय घाटा की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 17,86,816 करोड़ रुपए लगाया गया, अर्थात इस बार सरकार को 17.87 लाख करोड़ रुपए उधार या कर्ज लेना पड़ेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 17,86,816 करोड़ मतलब 17.87 लाख करोड़ लगाया गया है, अर्थात इस बार सरकार को 17.87 लाख करोड़ रुपए उधार या कर्ज लेना पड़ेगा। रुपए कहाँ से आता है? रुपए कम्स फ्रॉम। तो देखते हैं बजट 2023-24 में शीर्ष 6 मद हैं। उधार बोरोइंग और अन्य देयताएं 34%, माल और सेवा कर जीएसटी 17%, निगम कर कॉरपोरेशन टैक्स 15%, आयकर इनकम टैक्स 15%, केंद्रीय उत्पादन शुल्क यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7% और सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी 4%। फिर से देखते हैं रुपए कहाँ से आता है। तो 6 मद है इसमें बजट 2023-24 में। पहला देखते हैं उधार बोरोइंग और अन्य देयताएं 34%, माल और सेवा कर जीएसटी का 17%, निगम कर कॉरपोरेशन टैक्स 15%, आयकर इनकम टैक्स 15%, केंद्रीय उत्पादन शुल्क यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7% और सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी 4%। अगला रुपए कहाँ जाता है? रुपए गोज टू। बजट 2023-24 में शीर्ष 6 मद हैं, तो कौन कौन सा देख लेते हैं। ब्याज अदायगी 20%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 17%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9% और रक्षा 8%। फिर से देखते हैं रुपए कहाँ जाता है। बजट 2023-24 में शीर्ष 6 मद है, कौन कौन सा। तो ब्याज अदायगी 20% में जाता है, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18% जाता है, केंद्रीय क्षेत्रों की योजनाएं 17%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9% और रक्षा 8%। अगला बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की गई हैं, जो अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करती है। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की गई है, जो अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करती है। तो कौन कौन से सप्तऋषि में देख लेते हैं। पहला समावेशी विकास, दूसरा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा अवसंरचना एवं निवेश, चौथा सक्षमता को सामने लाना, पाँचवा हरित विकास, छठा युवा शक्ति और सातवां वित्तीय क्षेत्र।
फिर से देखते हैं सप्तऋषि 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी। तो पहला समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा है अवसंरचना एवं निवेश, चौथा है सक्षमता को सामने लाना, पाँचवा है हरित विकास, छठा है युवा शक्ति और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। यहाँ पहला प्राथमिकता देखते हैं समावेशी विकास। कृषि एवं सहकारिता, कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप्स खोलने में प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड कृषि पृथक निधि स्थापित की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों को एग्री स्टार्टअप खोलने में प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड कृषि पृथक निधि स्थापित की जाएगी। 2200 करोड़ रुपए के लागत से अमृत आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की गई। 2200 करोड़ रुपए की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की गई। उद्देश्य इसका क्या है? तो उच्च गुणवत्ता वाले बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौधा सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या है? तो उच्च गुणवत्ता वाले बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौधा सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना। अगला, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नामक बजट भाषण में लाया। इसमें कौन कौन? तो भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत को श्री अन्न की वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नामक बजट भाषण में लाया। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की नई उपयोजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण का लक्ष्य रखा गया है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण का लक्ष्य रखा गया है। अगला, स्वास्थ्य, शिक्षा और कार्यकुशल वर्धन में केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2024-47 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा एवं 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा एवं 0 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। अगला, बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। बच्चों और किशोरियों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत होगी। फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दूसरी प्राथमिकताएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अंतिम 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापक एवं
सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजाति छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। आगे कर्नाटक के सुरक्षा प्रणव मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए ऊपरी भद्र परियोजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। कर्नाटक के सुरक्षा प्रणाली मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए ऊपरी भद्र परियोजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में 66% वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में 66% की वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया। भारत साझा पुरालेख निधन भारत साझा पुरालेख निधान भारतश्री यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख या पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख या पांडुलिपि संग्रहालय है। इसमें प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों को डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों को जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा इस बजट में की गई। जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों जो जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा बजट में की गई। प्राथमिकता 3 अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना और निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए बढ़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया। अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए बढ़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया, जो अब तक का रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन है। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास को CUIDF की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में अवसंरचना का निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा और इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी। शहरी अवसंरचना विकास को CUIDF की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय विकास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी। अगला प्राथमिकता चौथा सक्षमता को सामने लाना। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए iGOT कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए iGOT कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। देश के शीर्ष शैक्षणिक स्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार एवं अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। न्यायालय के प्रशासन में दस्ता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए का परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। न्यायालय के प्रशासन में दस्ता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। MSME के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास 1 लाया जाएगा।
MSME के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास एक लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवाद का निपटाना करने के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा। MSME बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजिलॉकर स्थापित किया जाएगा। MSME बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजिलॉकर स्थापित किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजिलॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजिलॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। आगे व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज़्यादा अनुपालकों को कम किया जाएगा और 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाएगा। पारिवारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज़्यादा अनुपालनों को कम किया जाएगा और 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाएगा। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। अगला प्राथमिकता 5 हरित विकास। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ शुरू किया गया, जिसकी चर्चा बजट भाषण में की गई। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ शुरू किया गया, जिसकी चर्चा बजट भाषण में की गई। 19,700 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा। इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। 19,700 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा। इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन के लक्ष्य को निर्धारित किया जाएगा। लद्दाख से 13 गीगामीटर नवीकरणीय ऊर्जा का निर्माण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रणाली 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित किया जाएगा। लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय पर्यवेक्षण प्रणाली 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। अगला PM प्रणाम। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इसके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इसके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावरण और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी की शुरुआत की जाएगी। मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावरण और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी की शुरुआत की जाएगी।
अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तक जैव विविधता को बढ़ावा देगी। अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। अगला प्राथमिकता है छठा, युवा शक्ति। तो इस छठे प्राथमिकता को हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा और हमारी यह सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी यह पहल कैसी लगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जिनमें करंट अफेयर की अहम भूमिका रहने वाली है, जिनके एग्ज़ाम में और जो बीपीएससी या जेएसएससी या बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या फिर बिहार कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बिहार टीचर हो, तो उन सभी एग्ज़ामों के विद्यार्थियों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएं, ताकि यह वीडियो उन सभी के लिए लाभान्वित हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, रिवाइज़ करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्ज़ाम में बहुत सहज फील कर सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।